गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज जून 2023 का इनडायरेक्ट टैक्स का सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर था, तो वो आज अपन आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए अपन जो आज पेपर था वो डिस्कस करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब ना तो उसको गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की सप्लाई मानेंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है बच्चों? शेड्यूल थर्ड में। तो शेड्यूल थर्ड में दिया गया है, इसका आंसर ये होगा। बताओ, एक टैक्स इनवॉइस सर्विस के केस में कब इश्यू हो सकती है? बच्चों, यहाँ पे जो नॉर्मल केस है 30 दिन में हो सकती है, और बैंकिंग अगर कंपनी देती है तो 45 दिन में होती है। इसका आंसर ए होगा। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज? आपको पता है गुड्स के केस के अंदर सेक्शन 12(3) लगता है, और इस केस में जिस दिन आपने पेमेंट किया, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, या 31वां दिन, तीनों में से जो क्या होता है? अर्लियर। तो बच्चों, इसका आंसर डी आएगा। बताओ, कौन सी पोस्ट ऑफिस की कौन सी सर्विस क्या होती है एग्जाम? बच्चों, ये रिसेंटली अमेंडमेंट था। अगर आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे अमेंडमेंट का, तो मैंने आपसे अमेंडमेंट डिस्कस भी किया था। तो बच्चों, ये वाली सर्विस है जो एग्जाम्प्ट होगी। बताओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। बताओ किस वैल्यू पर जीएसटी लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। ओके बच्चों, उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग करना था। प्रिंसिपल सप्लाई। बच्चों बताइए, इसके अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन है? प्रिंसिपल सप्लाई द सप्लाई गुड्स और सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। इसका ये आएगा। लाइसेंस टू ऑक्यूपाइड लैंड। बच्चों, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। इसका ये आएगा। रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका बच्चों जीएसटीआर 6 आएगा। एप्लीकेशन फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो ये आएगा। पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, उसको कंपल्सरी क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो बच्चों, क्या क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर क्या आएगा? ये रहेगा। तो मैं कह सकता हूं पहले वाले का आंसर सी होगा, दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? डी होगा, तीसरे वाले का आंसर होगा ए होगा, चौथे वाले का आंसर क्या होगा? बी होगा, और जो पांचवे वाला सर्विस है उसका आंसर क्या होगा बच्चों? ई होगा। नाउ ट्रू और फॉल्स के ऊपर आपको डिस्कस करना है। अगर किसी ने जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ले लिया है, तो बच्चों उसको 50% आईटीसी मिलेगी। रॉन्ग। आपको पता है सेक्शन 18(3) में अगर आप जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ले लेते हैं तो आईटीसी नहीं मिलती। तो बच्चों, यहाँ पे फॉल्स आएगा ये। ठीक है, उसके बाद है ना, यहाँ पे सिक्किम के अंदर बताओ कंपोजिशन की लिमिट क्या होती है? आपको पता है, मैंने बताया था मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और है ना मेघालय और सिक्किम। बच्चों, यहाँ लिमिट होती है 75 लाख। तो ट्रू है आंसर। आईटीसी इज नॉट अलाउड इफ गुड्स आर स्टोलन अंडर द जीएसटी लॉ। 17(5) के अंदर ये क्लॉज बिल्कुल ट्रू है, आईटीसी नहीं मिलती है। आईजीएसटी वुड बी लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों, ये फॉल्स है। ये पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बताओ, जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर ऑन नागालैंड स्टेट फॉर सप्लायर एंगेज एक्सक्लूसिव इन द सप्लाई गुड्स 4 लाख। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बच्चों, नागालैंड पे 10 लाख की लिमिट अप्लाई होती है। तो बच्चों, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये आपके इसके आंसर है। फिलिंग द ब्लैंक्स। बताओ, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अगर पोस्ट पेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होता है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? आपको पता है, इसके लिए सेक्शन 12 देखेंगे, और वहां पे होता है बिलिंग एड्रेस। पोस्ट पेड के अंदर क्या होता है? लोकेशन ऑफ, सॉरी, बिलिंग एड्रेस। जो आपका बिलिंग एड्रेस होगा बच्चों, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। उसके बाद पर्सन बिकम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, ही शुड पनिश द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। ये आपको बताया सेक्शन 25(1) में था। फ्रीक्वेंसी टू फाइल जीएसटी और वंदेज क्या होगा बच्चों? मंथली होगा। आपको हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज स्टेट वाइज पैन बेस। 16 डिजिट पैन नंबर होता है। 16 डिजिट का होता है बच्चों। आपको जो पता है ना, आईजीएसटी जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? 16 का होता है।
द इज ए पर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो हमारे देश के है ना फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वो बताओ यहाँ के क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। आपको याद है बच्चों, जब अपन ने क्लासेस के अंदर ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो वेरी सिंपल बच्चों, 25 जितने भी मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक आपको 100% आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं। बच्चों डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? देर आर मैनी डिफरेंस बच्चों। नंबर वन, डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, या ना कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के डिफरेंस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हो और इनडायरेक्ट टैक्स में जो कंज्यूमर होता है वो आपके थ्रू गवर्नमेंट को पे करता है। तो देर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है मिसेज महिमा ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर 22। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द सीजीएसटी एक्ट और कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर मिस महिमा और द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑल अमाउंट आर। तो आपको यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन में आपको बच्चों सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देनी चाहिए थी, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देनी चाहिए थी और उसके अंदर टर्नओवर में बच्चों ये आएगा। ठीक है, ये आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई भी आएगा बच्चों। इनवर्ड परचेज ये नहीं आएगा। ठीक है, जब हम टर्नओवर निकालते हैं तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई तो आती है बट इनवर्ड नहीं आती है। एक्सपोर्ट आएगा, तो 8 और 4 12 32। जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं आएगा, जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं आएगा और ये जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं होता बच्चों, ये आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, टर्नओवर होगा। बट ऐसे क्वेश्चन के अंदर पहले बच्चों जब आपसे 9 मार्क्स का पूछा है तो आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दे सकते, पहले आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ओके, अब आपसे यहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है विद रीजन, तो आपको यहाँ पे केवल रीजन भी बताना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। मिस राखी मुंबई बोर्ड द मुंबई जयपुर ट्रेन एट मुंबई सी सेल द बिस्किट पैकेट टेकन ऑन द बोर्ड बाय हर टू मुंबई इन द ट्रेन। बच्चों आपको पता है सेक के केस के अंदर सेक्शन 10(2) लगेगा और 10(2) का ई क्लॉज लगेगा। तो जहां अपन ऑन बोर्ड सप्लाई करते हैं तो जहां से गुड्स चढ़ाए गए तो बच्चों यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई होगी। उसके बाद मिस्टर मोहन एक इंटीरियर डेकोरेटर है न्यू दिल्ली का, प्रोवाइड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू मिस्टर जॉय ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन रिलेशन टू हिज इमूवल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन चेन्नई। यहाँ पे जो सप्लायर है वो कहाँ का है, दिल्ली का है, और जो रिसिपेंट है वो कहाँ का है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का है। तो बच्चों इस केस में क्योंकि दोनों इंडिया के नहीं है तो सेक्शन 13 लगेगा और इमूवल प्रॉपर्टी से लिंक की सर्विस दी गई है तो 13(4) लगेगा। ठीक है, 13(4) के अंदर जहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो बच्चों इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी बच्चों, चेन्नई इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहाँ प्रॉपर्टी क्या है, लोकेटेड है। ओके, मिसेज ज्योति जयपुर बाय टिकट फॉर सर्कस। बताइए इस केस के अंदर सेक्शन 12(6) लगेगा और जहाँ पे क्या हुआ, वो इवेंट हुआ। तो बताओ इवेंट कहाँ हुआ बच्चों, बाय टिकट फॉर सर्कस ऑर्गेनाइज कोलकाता, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोलकाता आएगा। ओके, एक्स लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है न्यू दिल्ली की, इज हेड बाय द मिस्टर जय अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन द बेंगलोर टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज मैरिज इन द कनाडा। तो बच्चों यहाँ पे सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली का है, और रिसिपेंट कहाँ का है बच्चों, बेंगलोर का है। तो बताइए सेक्शन 12 लगेगा और यहाँ पे 12(7) लगेगा। और अब पता है कि अगर अगर जब सेक्शन 12 लगता है और इवेंट अगर इंडिया के बाहर होता है तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होती है लोकेशन रिसिपेंट। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बेंगलोर, यहाँ पे आंसर आएगा, क्या आएगा, बेंगलोर आंसर आएगा। ओके, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई, तो आपको विद रीजन देना पड़ेगा। इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, चेन्नई जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कोलकाता, और इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी बच्चों, बेंगलोर होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया और आपको यहाँ वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। लिस्ट ऑफ प्राइस गुड्स कितनी है, 5 लाख रुपए, ये हम लेंगे। अदर लॉ का टैक्स, अदर लॉ का टैक्स हम इसको जोड़ेंगे बच्चों। इंस्पेक्शन चार्ज, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विल बी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम
जय हनुमान ट्रस्ट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू यूज बाय द ब्लाइंड एसोसिएशन, तो बच्चों ये भी हम लेंगे, है ना। सब्सिडी क्योंकि अगर एनजीओ गवर्नमेंट देती तो नहीं लेते, बाकी थर्ड पार्टी देती तो लेंगे, और सब्सिडी सप्लायर को मिलनी चाहिए। लेट फीस फॉर डिले पेमेंट, बच्चों हम ये लेते हैं, बट लेट फीस वास्तव में चार्ज ही नहीं की गई है, माफ कर दी गई है। दो मोन ट्रेडर मेड लेट पेमेंट बट दीज चार्जेस आर वेव्ड, तो जो पैसा ही नहीं मिला तो फिर उसको नहीं जोड़ेंगे। और वेइंग वेइंग वगैरह चार्जेस वगैरह होते हैं, तो चार्जेस पेड बाय द शिव लिमिटेड बाय मोहन ट्रेडर्स ऑन बिहाफ ऑफ द श्री राम ट्रेडर, मतलब आपके बिहाफ पर, सप्लायर के बिहाफ पर अगर रिसीवेंट पे करता है, सप्लायर के बिहाफ पर क्या करता है, इसको पे किया है, किसने किया है, मोहन ट्रेडर ने, बट किसके बिहाफ पर किया है, सप्लायर के बिहाफ पर, बताओ वो वैल्यू में जोड़ा जाएगा। तो बच्चों आपकी ये क्या आएगी, वैल्यू आएगी। इनमें बच्चों जब आप ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो आपको हर के साथ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और आपको सेक्शंस के रेफरेंस देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको सेक्शन 15(2)(a) का रेफरेंस देना पड़ेगा। इसके लिए आपको सेक्शन 15 सूट के प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 15(2)(e) का प्रोविजन लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको 15(d) का प्रोविजन लिखना पड़ेगा और इसके लिए आपको 15(2)(b) का प्रोविजन लिखना पड़ेगा। अगर आप सीधा सीधा आंसर देके आते हैं तो बच्चे बिलीव मी आप लोग स्कोर नहीं करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट, ये बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस का जो सेक्शन 31 है, सब सेक्शन 3 है और क्लॉज ए है, वो आपको प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। रिसीव वाउचर बच्चों ये क्या होता है, इसके लिए भी सेक्शन 13(1)(3) के अंदर आपको उसके प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। ओके, अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन सेक्शन 17(5) पे बेस है। इसकी आईटीसी मिल जाएगी। गुड डिस्ट्रॉय इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। फूड एंड बेवरेज खाने पीने के सामानों की आईटीसी नहीं मिलती। फूड एंड बेवरेज परचेज द एम्प्लॉय इसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। गुड्स यूज द टेलीकम्युनिकेशन टावर बताओ इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। अकाउंट पेपर फॉर फोटोकॉपी मशीन यूज द एडमिशन इसकी आईटीसी मिल जाएगी। गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड इसकी आईटीसी मिल जाएगी। तो बच्चों किन किन की आईटीसी मिलेगी, फर्स्ट मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी। आपको मैंने बताया था पाइपलाइन एंड टेलीकम्युनिकेशन आउटसाइडर फैक्ट्री नहीं मिलती है, और इसकी नहीं मिलेगी और इसकी मिल जाएगी। इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि इनवॉइस होना जरूरी है, और इसकी मिल जाएगी। वेरी सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको पता है अपन ने क्लास के अंदर कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए थे, और वो सेम क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोग खुश काफ़ी होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वेदर फॉलोइंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन द जीएसटी लॉ और नॉट। रमेश इज इंगेज इन द होलसेल कम रिटेल ट्रेडिंग ऑफ द फुटवेयर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। आपको पता है त्रिपुरा पे लिमिट कितनी अप्लाई होती है, 10 लाख की। उसका टर्नओवर कितना है, 8 लाख, विच कंसिस्ट 5 लाख इंटरेस्ट रेट सप्लाई एंड 3 लाख इंटरेस्ट रेट सप्लाई। बच्चों वैसे तो सेक्शन 22 के हिसाब से तो लाइबल नहीं है क्योंकि टर्नओवर 10 लाख से कम है, लेकिन सेक्शन 24 में क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो बच्चों ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या है, लाइबल है। काजल ऑफ गोवा इज एक्सक्लूसिव इन द इंटरेस्ट टैक्स सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। बताओ गोवा के लिए लिमिट क्या होती है, 40 लाख की होती है, और हर एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है। बच्चों ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल नहीं है। बहुत सिंपल था। बट बच्चों आप ये ध्यान रखना, अगर आपने केवल यस नो लिखा तो आपको आंसर नहीं आएंगे, मतलब आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको प्रोविजन प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग बच्चों ये क्वेश्चन एग्जामिशन चैप्टर से आया है। कामेश सर्विस लिमिटेड रजिस्टर द जीएसटी लॉ, और उसने वेरियस सर्विस गवर्नमेंट को दी है, 2 गवर्नमेंट को दी है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। बच्चों आपको पता है कि जो आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W वाले जो फंक्शंस होते हैं, अगर वो सर्विसेज अगर अपन गवर्नमेंट को देते हैं तो उन पे जीएसटी नहीं लगता। अगर प्योर सर्विस है तो बताइए यहाँ पे ये आर्टिकल 243G वाली सर्विस होती है, तो बताइए केवल प्योर सर्विस है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जहां गुड्स प्लस सर्विस भी होता है, गुड्स प्लस सर्विस भी होता है, और जहां गुड्स का रेशो बच्चों 25% से ज्यादा नहीं है तो बच्चों वो भी एग्जम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो रेशो है ना बच्चों वो 35% है। कितना है बच्चों, 35%। इसलिए बच्चों वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर ये 25% होता तो बताओ वो क्या होता, एग्जम्प्ट होता। अच्छा, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 75% खर्चा कौन बियर करती, गवर्नमेंट, तो बताओ वो एग्जम्प्ट होता है।
लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कितना बियर कर रही है, 70% ही कर रही है, नॉट 75%। बच्चों ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और सर्विस रेंडर टू वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन, ये आर्टिकल 243 जो डी के डब्ल्यू के फंक्शंस में आ रहे हैं, तो ये बताओ क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, ओके बच्चों। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मतलब पेपर ऐसा बनाया गया है, हर चैप्टर से इन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं, कोई भी चैप्टर इन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे आईटीसी हो, कंपोजिशन स्कीम हो, रजिस्ट्रेशन हो, सप्लाई हो, सारे चैप्टर्स को इन्होंने टच किया है। मतलब आपकी नॉलेज को अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं ये लोग। इनवॉइस चैप्टर हो, सब हो। विष्णु लिमिटेड की एक फैक्ट्री है कोलकाता में और डिपो है दिल्ली में। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, और बोथ स्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम कोलकाता टू डिप्ले विदाउट कंसिडरेशन। बच्चों आपको पता है शेड्यूल 1 के अंदर अपन ने पढ़ा था, अगर अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हो, प्रोवाइडेड आपने आईटीसी ली थी, आप अगर डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई करते हो, इवन विदाउट कंसिडरेशन, उसको सप्लाई मानते हैं। तो बच्चों इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को किया है, तो बताओ ये क्या माना जाएगा, सप्लाई। मैं अगेन कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, केवल सप्लाई माना जाएगा, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, देयर आर सर्टेन एक्टिविटी विच आर कवर्ड इन द शेड्यूल 1 विल बी ट्रीटेड सप्लाई, इवन सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। इन given question, if supply made to related person or distinct person during the course of business or furtherance of business will be treated supply, even supply made without consideration. Since this supply made to the distinct person, therefore GST will be levy. Okay बच्चों, नेक्स्ट महेश इस लॉयर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है मुंबई में। इसकी सिस्टर कहाँ रहती है, फ्रांस में रहती है, वेल नोन आर्किटेक्ट है। महेश ने अपने सिस्टर से क्या ली, फ्री सेवाएं ली, और अपना घर बनाने के लिए। बच्चों फ्री सेवाएं ली तो बेसिकली ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। यहाँ शेड्यूल 1 लगेगा, क्या लगेगा, शेड्यूल 1 लगेगा। अब यहाँ पे आपने रिलेटेड पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई ली है, लेकिन बच्चों यहाँ पे पर्सनल पर्पज के लिए ली है, नॉट बिजनेस पर्पज, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो इसको मानेंगे और इसको नहीं मानेंगे। अगेन बच्चों आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, there are certain activity which are covered in the schedule 1 will be treated supply even without consideration. Further, as per schedule 1, import of service for related person or distinct person without consideration will be treated supply if supply made during the course of business. In given question, supply not made during the course of business, it is made for personal purpose, therefore it will not be treated supply. बच्चों ये आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, नाउ बच्चों देखो टाइम ऑफ सप्लाई को भी नहीं छोड़ा, टाइम ऑफ सप्लाई को भी नहीं छोड़ा, है ना। ये है पलक लिमिटेड सेल गुड्स टू सीता लिमिटेड, 15 अक्टूबर 22 को हुआ। द इनवॉइस सेम वर्क इशूड ऑन 17 अक्टूबर 22 और पेमेंट ऑफ गुड्स, आपको पता है ये फॉरवर्ड चार्ज है, गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज है, और गुड्स की फॉरवर्ड चार्ज में हम पेमेंट को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनवॉइस इशू हुई। इनवॉइस कब इशू हुई बच्चों, इनवॉइस इशू हुई 17 अक्टूबर को। और कब इशू होनी चाहिए थी, जिस दिन गुड्स रिमूव हुए वो कब हुए, 15 अक्टूबर को। इन दोनों में से जो अर्लियर है, तो बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगी, 15 अक्टूबर 2022, है ना, 15 अक्टूबर 2022। ओके देखिए बच्चों 15 अक्टूबर 2022। उसके अलावा महादेव लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस टू राज लिमिटेड ऑन 10 नवंबर 22। बच्चों ये सर्विस का केस है। महादेव लिमिटेड इशू द इनवॉइस फॉर द सर्विस 14 नवंबर को। सर्विस कब दी, 10 नवंबर को, और इनवॉइस कब इशू हुई, 14 नवंबर को। द पेमेंट इज रिसीव इन द बैंक अकाउंट ऑफ महादेव लिमिटेड ऑन 20 नवंबर, और ये रिकॉर्ड कब हुआ है बुक्स के अंदर, 30 नवंबर। आपको पता है डेट ऑफ, सबसे पहले अपन को निकालना है कि क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू हुई है, मतलब टाइमली इशू हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसीव। अब डेट ऑफ रिसीव क्या होती है बच्चों, 20 नवंबर, जिस दिन आपने बैंक में क्रेडिट हुआ और जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री की, इन दोनों में से जो अर्लियर है वो है 20 नवंबर 22, और आपने इनवॉइस कब काटी, 14/11/22। तो बताइए इस क्वेश्चन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 14/11/22। ओके बच्चों, अच्छा नाउ बच्चों मैं ये देख रहा था कंपोजिशन स्कीम। नाउ कंपोजिशन स्कीम से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए जितने भी चैप्टर्स थे, सप्लाई, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई, है ना, इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन,
मतलब किसी भी चैप्टर को इन्होंने नहीं छोड़ा, सभी चैप्टर से इन्होंने क्या पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं। लक्ष्मण इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर और आइसक्रीम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, और ये जानना चाहता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूँ क्या। आपको पता है बच्चों, सेक्शन 10(2) के अंदर जो इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर होता है, भले ही टर्नओवर कम हो, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। उर्मिला लिमिटेड 2 ब्रांचेज है, करोल बाग और चांदनी चौक इन दिल्ली, करोल बाग और चांदनी चौक इन दिल्ली, ठीक है, हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। करोल बाग ब्रांच ऑफ फॉर नॉर्मल स्कीम और उर्मिला लिमिटेड वांट टू कंटिन्यू कंपोजिशन स्कीम द लेस ऑफ चांदनी चौक। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है बच्चों? ये आपको पता है 10(2) के प्रोविजो पे पूछा गया सेक्शन है। एक पर्सन के अगर 2 रजिस्ट्रेशन है और एक कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है और एक नॉर्मल में, वो पॉसिबल नहीं है। जाएगा तो दोनों के लिए कंपोजिशन में जाएगा, और ये जाएगा तो दोनों के लिए नॉर्मल में जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, भारत ऑफ महाराष्ट्र ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है, और 21-22 में कंपोजिशन स्कीम में गया, 15-22 को उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया। अब बताओ क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये है वो 14 फरवरी तक तो कंपोजिशन स्कीम में रहेगा, और 14 फरवरी के बाद वो नॉर्मल स्कीम में चले जाएगा। तो 1.5 करोड़ के ऊपर का जो टर्नओवर होगा उसको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और 1.5 करोड़ से जो कम होगा उस पर कंपोजिशन रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ओके बच्चों, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए कि बताओ व्हेन इज द ई बिल रिक्वायर्ड टू जनरेटेड। बताओ ई वे बिल आपको कब जनरेट करना होता है। स्पेशल ऑडिट के प्रोविजंस पूछ रहा है, और जो आपका फाइनल रिटर्न होता है वो उसकी टाइम लिमिट्स क्या होती है। अगर आपने फाइनल रिटर्न मतलब सेक्शन 46, 45, 47 इनके प्रोविजंस आपसे वो पूछ रहा है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन बच्चों, ये सेक्शन 49(5) से यहाँ पे आया है। मैनर, कौन सा टैक्स किसके साथ क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। आपको पता है इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी हो सकता है। आईजीएसटी किसके साथ होगा, पहले आईजीएसटी के साथ होगा, फिर सीजीएसटी एचजीएसटी किसी भी मैनर में किसी भी रेशियो में हो सकता है। एसजीएसटी एचजीएसटी फिर आईजीएसटी से होगा, बट वो सीजीएसटी से नहीं हो सकता। ये बातें आपको यहाँ पे लिखनी थी। बहुत सिंपल पेपर है बच्चों, आप देखिए अपन ने मात्र 25 मिनट्स के अंदर इस पेपर को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आइए नाउ अपन कस्टम की तरफ मूव करते हैं, कस्टम की तरफ मूव करते हैं। बताओ, जहां पे आपने होप छोड़ दी कि अब वो घुस वापस नहीं आएंगे, पता उसको क्या बोलेंगे, डेरिलिक्ट बोलेंगे। बताइए, अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेज एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन शैल बी एडेड। बताओ, जो हमारे जब यहाँ पे होता है एफओबी और रस्ते के होते हैं इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, और यहाँ पे जो हम लोडिंग अनलोडिंग के जो खर्चे करते हैं इंडिया पोर्ट पर, क्या वो ऐड होते हैं, नहीं होते हैं बच्चों? नो ऐड, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो वैल्यू में ऐड नहीं होता। बताओ, रूल 4 जब अपन लगाते हैं आइडेंटिकल गुड्स पे, और उससे अगर एक से ज्यादा प्राइस निकल के आती है, तो हम सब कौन सी प्राइस लेते हैं बच्चों? लोएस्ट प्राइस लेते हैं। कौन सी लेते हैं बच्चों? लोएस्ट प्राइस लेते हैं। उसके बाद बताओ, प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी कितने दिन तक मैक्सिमम फोर्स में रहती है बच्चों? यहाँ पे 200 डेज मैक्सिमम क्या रहती है, फोर्स में रहती है। बताइए, ये जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है ये कौन रिकमेंड करती है बच्चों? ये रिकमेंड करती है टैरिफ कमीशन। क्या आएगा बच्चों? टैरिफ कमीशन रिकमेंड करती है। कोई भी ड्यूटी टैरिफ कमीशन रिकमेंड करती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उसको लेके आती है। फिर पिल्फर्ड गुड और लॉस्ट डिस्ट्रॉय में क्या डिफरेंस है बच्चों? आप मेरे अगर नोट्स देखेंगे चैप्टर नंबर 1, वहां पे मैंने एक टेबल बना रखी थी कि इनमें क्या डिफरेंस है। एज इट इज 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तो हमेशा एक्सपेक्टेड होता ही होता है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड होगा ही होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था, एफओबी वैल्यू कितनी है, $10,000। एयर फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेशन गुड्स, ऑफ द क्या, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। और एक है लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। लेकिन बताओ, आपको पता है एयर फ्रेट यहाँ पे दे रखा है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस ये यहाँ पे दे रखा है। तो बताओ, इसका मतलब माल कहाँ से आया है, फ्रेट से आया है। और जब फ्रेट से आता है तो इस वैल्यू के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बताओ यहाँ कितना आएगा, $2,000। इंश्योरेंस होना जरूरी होता है, इंश्योरेंस होना क्या होता है, जरूरी होता है। बट यहाँ पे इंश्योरेंस दिया हो नहीं, तो इस वैल्यू का अपन क्या लेंगे, 1.125%। तो 10,000 का 1.125 कितना आएगा बच्चों? यही आएगा। $10,000
$2000 और 10,000 का ये आ गया 112.50। अच्छा, ये जो इंपोर्टेशन प्लेस के खर्चे होते हैं वो अपन नहीं जोड़ेंगे। अब अपन, क्योंकि ये वैल्यू, ये इसको कमीशन पेबल, ये सेलिंग कमीशन नॉट बाइंग कमीशन है, तो इसको अपन जोड़ेंगे। तो बताइए इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल आया 12112.50। अब अपन पहले इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों ये डेटा रुपीज में दे रखा है, तो अपन इसको एक्सचेंज रेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या दे रखी है? यहाँ पे दो एक्सचेंज रेट दे रखी है, एक बिल ऑफ एंट्री की और एक एंट्री इनवर्ड्स की। और अपन सीबीआईसी की लेते हैं, आपको पता है। और एक्सचेंज रेट किस दिन लेते हैं? जिस दिन अपन ने बिल ऑफ एंट्री फाइल की। तो यहाँ पे 78 एक्सचेंज रेट लेंगे हम। तो यहाँ पे 78, तो अगर आप इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आएगी कितनी? 94475। बच्चों वैल्यू कितनी आई? 944,775। ये कमीशन भी इसके अंदर जोड़ दीजिए 10,000 रुपए का। तो बताइए वैल्यू कितनी आई? 954,775, है ना। अब इस जो वैल्यू होगी इस पे अपन क्या लगाएंगे? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बताओ, बेसिक कस्टम ड्यूटी की दो रेट दे रखी है, एक तो यहाँ की दे रखी है और एक यहाँ की दे रखी है। इन दोनों में से जो लेटर डेट होती है उस दिन की अपन लेते हैं। लेटर डेट कौन सी है? 30/9/22। तो बताओ कितना परसेंट लेंगे? 10% लेंगे। तो इसका जो 10% आएगा वो आएगा 954,775। और फिर अपन लेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। बताओ इसका लेंगे 10% इंटू 10/100। तो वो आएगा 954,775। इन सबको अपन जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आईजीएसटी। 1059800, 1059800 ये अपन यहाँ पे ले लेंगे, है ना। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे अपन इस पे क्या लगाएंगे बच्चों? आईजीएसटी। और वो इस वैल्यू पे लगता है। तो आईजीएसटी कितना होगा? इंटू 12/100। तो बच्चों ये आएगा आपका कितना? तो आईजीएसटी आएगा 127176। और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 11,86,976। तो ये हमारी आ गई टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। और अगर आप इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगी इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए। आपको ध्यान है अपन ने वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस पढ़े थे कि ऑनर वेयर हाउस के गुड्स के साथ कैसे कैसे डील कर सकता है। वो कंटेनर चेंज कर सकता है, या किसी को शो ऑफ कर सकता है, या जो गुड्स की क्या कर सकता है? शॉर्टिंग कर सकता है। ये अपन ने सेक्शन 64 के अंदर पढ़ा था। तो आई होप बच्चों आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।